नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कैरियर इंडिया एजुकेशन में। मेरा नाम है अभिषेक। मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हुआ हूं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2022 जिनका मेंस है उनके लिए खास तौर पर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये क्लास होने वाली है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, आदर्श शब्द सीमा 200 शब्द, नंबर 20। क्योंकि ये सामान्य अध्ययन 4 पेपर है जहां पर अपन एथिक्स, इस पेपर को एथिक्स भी कह देते हैं, एथिक्स पर चर्चा करेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर। आज ये जो 3 प्रश्न है ये एकदम सरल से प्रश्न है। इन सरल प्रश्नों के बाद में हम धीरे 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 जटिल प्रश्नों की ओर भी चलेंगे। पहले सरल को देख लेते हैं, फिर उसके बाद में जटिल पर चलेंगे। इसके पहले एक क्लास और अपन ने उत्तर लेखन पर विशेष तौर पर ली थी, जहां पर 2 नंबर और 5 नंबर में यानी 2 मार्क्स और 5 मार्क्स में किस प्रकार से प्रश्नों के उत्तर को लिखना है उसको अपन ने बहुत अच्छे से देखा था। आप लोगों ने काफी अच्छा उसमें रिस्पॉन्स भी दिया है। आप लोग देखना चाहें, यदि यदि आप लोग नए हैं तो आप लोग देखना चाहें तो प्ले लिस्ट में वो क्लास पड़ी हुई है। आज जो क्लास की यदि हम संख्या की बात करें तो 12वीं क्लासेस से पहले 11 क्लासें हो चुकी हैं, उनको भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि इसका जो पीडीएफ है जो बहुत महत्वपूर्ण है वो आपको टेलीग्राम पर ही प्राप्त होगा। जैसे ही क्लास समाप्त होती है हम क्लास के साथ साथ में पीडीएफ को अपलोड कर देते हैं टेलीग्राम पर। आप वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, जब मन पड़े जब उसको पढ़िएगा, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए दोस्तों, तो उन प्रश्नों को देखते हैं और प्रश्न को पहले थोड़ा समझते हैं, उसके बाद सीधा का सीधा अपन उत्तर लेखन पर आ जाएंगे। जो 3 प्रश्न है वो ये हैं। प्रश्न, प्लेटो के शिक्षा एवं न्याय संबंधी विचार लिखिए। पहला प्रश्न है ये। महावीर स्वामी की शिक्षाएं लिखिए और प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांत को विस्तार से समझाइए। देखिए दोस्तों, जब क्वेश्चन 5 नंबर में और 20 नंबर में और 11 नंबर में यदि आता है, देखिए ये सामान्य अध्ययन 4 है तो यहाँ 20 नंबर का प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय। जो दूसरे पेपर है उनमें 11 नंबर का है। ठीक, अब यहाँ पर ये देखने लायक बात है कि जब प्रश्न आता है तो हमें सबसे पहले फोकस किस पर करना है। फोकस हमको इस तरीके से करना है। देखिए, सबसे पहले ही प्रश्न हम उठाते हैं, प्लेटो के शिक्षा एवं न्याय संबंधी विचार लिखिए। ये जो प्रश्न है ये 2 भागों में विभक्त है। इसका जो मुख्य शब्द है, समझिएगा, यहां से मैं बनाने का आपको प्रयास करता हूं, समझाने का। एक होता है मुख्य शब्द, मुख्य शब्द, ठीक। एक होता है मुख्य वाक्य, मुख्य वाक्य। ये जो मुख्य वाक्य है ये लगभग सभी के पास होता है, जिन लोगों ने 1 से 2 बार पेपर अच्छे से दे रखा है। नए व्यक्तियों के पास भी होता है अगर अच्छे से पढ़ाई कर रखी है। पर ये जो मुख्य शब्द है इसके अनुसार आंसर लिखा जाता है, ये हर किसी के पास नहीं होता। ये बहुत ज्यादा प्रयास और अभ्यास के बाद ही आता है। यदि आप गौर करेंगे तो आज से ही इसको करना चालू कर देंगे। अब समझते हैं मुख्य वाक्य। इस प्रश्न को उठाइए, प्लेटो के शिक्षा एवं न्याय संबंधी विचार। प्लेटो के शिक्षा और न्याय संबंधी विचार, ये मुख्य वाक्य है। ठीक है, मुख्य वाक्य, पूरा कंसेप्ट यही है। मुख्य शब्द ये है, लिखिए। अब इसके जो विचार है वो हमको लिखना है। क्या करना है? लिखना है। तो ये जो लिखिए शब्द है ये विचार है। यही चीज बदलती है हर प्रश्नों में। अब ये जो लिखिए आया हुआ है, अब ये जो विचार था यहां पर ऐसा हो सकता है कि भैया संबंधी विचार की आलोचना कीजिए, आलोचना कीजिए। हो सकता है आ जाए व्याख्या कीजिए, हो सकता है आ जाए प्रकट कीजिए, हो सकता है आ जाए उल्लेख कीजिए। तो ये जो शब्द है मित्रों, ये शब्द हैं उनके मुख्य शब्द। ठीक, और मुख्य शब्द के अनुसार ही पूरे प्रश्न के उत्तर की प्रकृति चेंज हो जाती है। हमें ये समझ लेना है बस। और ये अगर दिमाग में अच्छे से आ गया तो उत्तर फिर अपने आप आएगा, क्योंकि जो मन में सोचेंगे वही तो लिखेंगे। तो हमको ये समझ लेना है कि लास्ट का जो शब्द है जिसको मुख्य शब्द कहा गया है वो क्या पूछ रहा है। एग्जामिनर को अच्छे से पता है कि प्लेटो के शिक्षा और न्याय संबंधी विचार क्या है, महावीर स्वामी की शिक्षाएं क्या हैं, प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांत क्या हैं। पर वो जो लास्ट में लिख रहा है, उल्लेख करना, प्रकट करना, व्याख्या करना, आलोचना करना, समालोचना करना, टिप्पणी करना, टीका करना, इनके माध्यम से या एक तरीके से कह सकते हैं कि इसी के अनुसार आपको आंसर लिखना है। हम ये कह सकते हैं कि ये जो लास्ट वाला शब्द है, मुख्य शब्द, ये साध्य है। क्या है? साध्य है। और ये क्या है? ये साधन है।
यानी ये लक्ष्य है, लास्ट में यही लक्ष्य है, और साधन, ये सब उस लक्ष्य को बताने के लिए एक साधन है। मुख्य वाक्य साधन है, मुख्य शब्द साध्य है। अगर आपको साधन साध्य समझ में नहीं आ रहा है तो कोई समस्या नहीं, इन पे ज्यादा आप डीपली मत जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो ये देखिए कि मुख्य शब्द के अनुसार ही आंसर होता है। कंसेप्ट लगभग में सभी के एक जैसे ही होते हैं, पर अपने दिमाग से उसको लिखा जाता है लास्ट वाले शब्द को देखकर। ठीक, तो अब हम आगे चलते हैं। इसी प्रकार महावीर स्वामी की शिक्षाएं लिखिए। ये जो प्रश्न है आपके सामने, ये बहुत सरल प्रश्न है दोस्तों, मैं कठिन जानबूझ के नहीं लेके आया, पर अगली क्लास से अब धीरे धीरे जो जटिल प्रश्न है या कठिन प्रश्न है वो आने शुरू हो जाएंगे। हालांकि कठिन और जटिल कुछ नहीं होता, अगर दिमाग में अच्छे से आता है तो सभी कुछ सरल हो जाता है। अभ्यास की बात है ना, बार बार अभ्यास करेंगे, बार बार उसका उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे तो अपने आप अच्छा उत्तर आ जाएगा। आप देखिएगा, किसी एक उत्तर को आप पहली बार लिखिए, फिर उसी उत्तर को दूसरी बार, तीसरी बार के उत्तर को मिलाइए और पहली बार के उत्तर को मिलाइए। आप कहेंगे वाह यार, मैं इतना अच्छा लिख सकता हूं। बिल्कुल ऐसा होता है, आप लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए तीसरे वाले प्रश्न को देखते हैं। प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत को विस्तार से समझाइए। प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत, ये हो गया इसका एक तरीके से मुख्य वाक्य। क्या हो गया? मुख्य वाक्य। ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है, बॉडी बनेगी, और ये है उसके विस्तार से उसको समझाना। ये हो गया उसका मुख्य शब्द। क्या हो गया? मुख्य शब्द। हमको मुख्य शब्द के अनुसार मुख्य वाक्य को बनाकर लिखना है। ठीक है, मुख्य शब्द के अनुसार मुख्य वाक्य को बनाकर लिखना है। विस्तार से समझाइए। मान लीजिए आ जाता प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांत को की आलोचना कीजिए, या आ जाता कि समालोचना कीजिए। जब हम आलोचना आ जाता तो हम समझ जाते कि प्रत्युत्तर समुत्पाद के सिद्धांत का अब विरोध करना है ना। तो पूरे प्रश्न की प्रकृति बदल जाती कि नहीं बदल जाती? प्रश्न की प्रकृति किससे बदल रही है? मुख्य वाक्य से कि मुख्य शब्द से? तो वो बदल रही है मुख्य शब्द से। तो मुख्य शब्द पे हमको गौर करना है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पर मुख्य शब्द और मुख्य वाक्य। मुख्य शब्द पे हमेशा हमें गौर करना है। चलिए दोस्तों, अब अपन चालू करते हैं ये पेपर। उत्तर लेखन में किस तरीके से आपको लिखना है, अब पूरा का पूरा आपके सामने पेपर आ जाएगा, और ये जो 3 प्रश्न है ये आएंगे। एक बात और बता दूं आपको दोस्तों, ये एक समझने वाली बात होती है कि यदि हमें 200 शब्दों में लिखना है, 200 आदर्श शब्द उन्होंने दिए हैं कि 200 आदर्श शब्द सीमा है उनकी, तो एक तरीके से देखा जाए कि 210 हो जाए या 220 हो जाए तो इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। पर ऐसा नहीं हो 230 से ऊपर निकलने लगे, 225 से ऊपर निकलने लगे, तो फिर थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, सामने सही प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरी बात, आपके पास समय भी तो कम होता है, क्योंकि आपको दूसरे प्रश्न भी तो करने हैं, तो उन्होंने उतना समय भी निश्चित कर रखा है। आपको 2 पेज मिलते हैं, एक तरीके से देखा जाए दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के लिए 2 पेज मिलेंगे। सामान्य अध्ययन 4 में सभी में 2 पेज मिलते हैं। 2 पेजों में आपको 200 शब्दों में आपको लिखना है। आप डायग्राम बना के समझा सकते हैं, अपने हिसाब से अच्छा रचनात्मक कर सकते हैं, पर आएगा किस पे? अभ्यास पे। अपन सभी प्रकार से देखेंगे, और चलिए देखते हैं तीनों प्रश्नों को हल किस तरीके से अपन को करना है। ठीक है, इन प्रश्नों में एक प्रश्न ऐसा भी है जो कि अपनी जो शब्द सीमा है, आदर्श शब्द सीमा, उससे काफी आगे निकल गया है। तो आप लोग बताइएगा कि वो कौन सा वाला प्रश्न है, कमेंट में बताइएगा। चलिए तो लेट नहीं करते हैं, इसको चालू करते हैं। मेरा मुख्य उद्देश्य यहाँ पर यही समझाना था, मुख्य वाक्य और मुख्य शब्द। मुख्य शब्द पे आप गौर करेंगे और मुख्य वाक्य को मुख्य शब्द के अनुसार घुमाकर फिर उसको लिखेंगे। ठीक है, पहले इंट्रो आएगा, फिर बॉडी आएगी, लास्ट में निष्कर्ष आएगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में निष्कर्ष इंट्रो लिखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, चलिए चालू करें। प्लेटो के शिक्षा एवं न्याय संबंधी विचार लिखिए। ये है जो आज का पहला प्रश्न था दोस्तों। तो अभी मैंने आप लोगों को समझाया कि मुख्य वाक्य क्या हो गया, प्लेटो के शिक्षा एवं न्याय संबंधी विचार। बाद में लिखिए, बिल्कुल सरल सा प्रश्न है, कोई समस्या नहीं है। सबसे पहले इंट्रो होगा, फिर बॉडी होगी, लास्ट में उसका निष्कर्ष हम उसी के हिसाब से लिख देंगे। तो यहाँ पर ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका जो मुख्य पूरा उसका जो मुख्य वाक्य है वो क्या हो गया, प्लेटो की शिक्षा एवं न्याय संबंधी विचार, उनको हमको लिखना है। ठीक है, कितने शब्दों में लिखना है? 200 शब्दों में। 200 से कुछ शब्द आगे भी चले जाते हैं तो कोई हमें ऐसी समस्या नहीं होती है। ठीक है, चलिए चालू करते हैं। 4 प्रश्न आते हैं, 20 नंबर का एक प्रश्न होगा। इस प्रकार 80 नंबर यहां पर आपके काउंट होते हैं। ठीक है,
कितने 80। इसी प्रकार यदि हम जब 5 नंबर की बात करते हैं दोस्तों, तो 5 नंबर के 8 प्रश्न आते हैं। कितने आते हैं? 8 प्रश्न आते हैं। और 2 नंबर के कितने आते हैं दोस्तों? तो 2 नंबर के यदि देखे जाए तो कितने प्रश्न आते हैं? 20 प्रश्न। तो वहां 40, वहां 40 और 80, कितने हो गए? 80 80 160। फिर 40 नंबर की केस स्टडी आती है, वो अलग है। क्लियर? तो यहाँ पर 4 और 20, ठीक, यानी कि 4 गुणित 20, 4 दीर्घोत्तरीय प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो 3 प्रश्न अभी देखे, उन्हीं 3 प्रश्नों पर अपन चर्चा करेंगे। ये मैंने आप लोगों को ऐसी जानकारी के लिए बता दिया कि शायद जो लोग पहली बार हो वो लोग देख रहे हैं। चलिए, प्लेटो के शिक्षा और न्याय संबंधी विचार। अब हमको इंट्रो सबसे पहले लिखना है। तो देखिए हुआ क्या, यूनान में प्लेटो के समय, अब यहां पर देखना अपन पूरा बताएंगे। तो यहां यूनान शब्द लिख दिया, तो यूनान से मालूम पड़ गया भाई यूनान की बात चल रही है। तो यूनान में प्लेटो के समय, या लिख सकते हैं यूनान में प्लेटो के समय, या फिर यूनान में तात्कालिक समय में प्लेटो, ये भी सही है, तात्कालिक अच्छा शब्द होता है। तो प्लेटो के समय व्याप्त अराजकता और अव्यवस्था को दूर करने के लिए अपने ग्रंथ द रिपब्लिक में आदर्श राज्य को प्रस्तुत किया, जिसके 4 आधार स्तंभ थे, जिसमें न्याय, शिक्षा, साम्यवाद और दार्शनिक शासक आते हैं। जिसमें न्याय और शिक्षा संबंधी विचार इस प्रकार हैं। अब आपको समझ में आया कि न्याय और शिक्षा संबंधी, ऊपर उन्होंने क्या दिया था? शिक्षा एवं न्याय। तो इस तरीके से इंट्रो लिखना है कि इंट्रो में भी सामने वाले एग्जामिनर को मालूम पड़ जाए कि आप किसके बारे में बताना आप चाह रहे हैं। तो न्याय और शिक्षा, ये न्याय शिक्षा आए कहां से थे? उसके आधार स्तंभ थे जो उसने राज्य प्रस्तुत किया था। ठीक है, न्याय, शिक्षा, साम्यवाद, दार्शनिक शासक। उसने कहा था ना कि न्याय हो, न्याय को सर्वोपरि कहता है, शिक्षा है, साम्यवाद सभी लोग समान तरीके से हों, पैसे ऐसे के मामले में, धन के मामले में, और दार्शनिक शासक, शासक वो ऐसा चाहता है जो दार्शनिक हो, है ना। हालांकि वो संभव नहीं है, वो अपना उसकी आलोचना में लिखते हैं आगे चलकर, लेकिन यहां पर हमें इंट्रो में ऐसा लिखना पड़ेगा। आगे चलते हैं। अब न्याय सिद्धांत और शिक्षा सिद्धांत दोनों को लिखेंगे। अब देखिए न्याय सिद्धांत और शिक्षा सिद्धांत। न्याय सिद्धांत में वो बातें किस किस की करता है? आत्मा की आवाज, विशेष कार्य का सिद्धांत, यानी जो भी व्यक्ति को जो कार्य दिया जाए वही करे, दार्शनिक शासक के द्वारा न्याय स्थापित, अहस्तक्षेप का सिद्धांत, यानी किसी के काम में अड़ंगा मत डालो, न्याय के 2 रूप बताता है, न्याय एकता का सिद्धांत बताता है। ये दोस्तों सभी के सभी कीवर्ड्स हैं, यानी मुख्य शब्द हैं। एक तरीके से इनको मुख्य शब्द इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहीं से एग्जामिनर को मालूम पड़ जाएगा कि हाँ, अब अपन एक एक शब्द को यदि बताएंगे तो बहुत बड़ा उत्तर हो जाएगा कि नहीं। इसीलिए हम उसको छोटा करके लिखते हैं। शिक्षा सिद्धांत में वो क्या क्या बोलता है? शिक्षा के द्वारा बौद्धिक विकास हो, शिक्षा के द्वारा सामाजिक विकास हो, शिक्षा एक प्रक्रिया हो, एक प्रक्रिया के अंतर्गत चले, सद्गुण ही ज्ञान है। लास्ट में कहता है सद्गुण ही ज्ञान है। ये सभी किससे आते हैं? शिक्षा से आते हैं। तो ये उसके शिक्षा के सिद्धांत थे और ये उसके न्याय के सिद्धांत थे। तो हमने यहां पर उनको शिक्षा और न्याय के सिद्धांत बता दिए। अब प्लेटो के न्याय संबंधी विचार पर भी हमें अलग से लिखना पड़ेगा, साथ साथ में शिक्षा संबंधी विचार पर भी लिखना पड़ेगा। ये न्याय सिद्धांत की विशेषताएं हैं, ये शिक्षा सिद्धांत की विशेषताएं हैं। अब उसका न्याय संबंधी विचार क्यों है, किस लिए प्रस्तुत किया, इसको भी तो लिखना पड़ेगा, है ना। तो देखिए आगे प्लेटो का न्याय संबंधी विचार। सामान्यतः न्याय शब्द का अर्थ अदालत, कानून, न्याय प्रक्रिया से लगाया जाता है, पर प्लेटो न्याय शब्द को धर्म मतलब आत्मा की आवाज मानता है। आप लोग जब प्लेटो की क्लास को देख रहे होंगे तब मैंने इस न्याय शब्द को धर्म से जोड़कर आपको बताया था कि वो न्याय को धर्म के रूप में मानता है। ऐसा नहीं है कि उसने बोल दिया न्याय तो वो अदालत तक है या फिर किसी को सजा मिलनी है तो ही है, नहीं नहीं, वो न्याय का मतलब धर्म से जोड़ रहा है, मानता है। उसके अनुसार न्याय बाहरी वस्तु ना होकर आंतरिक प्रवृत्ति है, अंदर की बात है। विशेष कार्य सिद्धांत में प्लेटो, अब ये एक पेज पूरा हो गया दोस्तों, मनुष्य की प्रवृत्ति, लालसा, विवेक, साहस के आधार पर समाज को 3 वर्गों में बांटता है। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में, जो न्याय सिद्धांत पर ही आधारित है। उसके अनुसार आदर्श राज्य में न्याय तभी संभव है जब वहां का शासक दार्शनिक हो, कोई भी किसी भी कार्य में बाधा उत्पन्न ना करे। यही अहस्तक्षेप का सिद्धांत है जो न्याय के बिना संभव नहीं है। अब आप समझिएगा, जो न्याय के बिना संभव नहीं है। अब थोड़ा ऊपर आइए, हमने जितनी विशेषताएं ऊपर लिखी थी न्याय सिद्धांत की, आत्मा की आवाज, विशेष कार्य का सिद्धांत, दार्शनिक शासक के द्वारा न्याय स्थापित, अहस्तक्षेप का सिद्धांत, न्याय के 2 रूप, न्याय एकता का सिद्धांत, इसी में प्लेटो के न्याय संबंधी विचार में हमने 5 से 6 लाइनों में उसकी उन्हीं बातों को लिख दिया। पूरी बातें नहीं आई पर उसमें से 2 से 4 बातें आ गई। तो उत्तर सही लिखने का यही तरीका है।
क्योंकि हम सभी सब बातों को लिख सकते हैं, पर उतना हमारे पास में स्पेस ही नहीं है, जगह नहीं है, उन्होंने शब्दों की सीमा भी तय कर रखी है। ठीक है, अब प्लेटो के शिक्षा संबंधी विचारों को देख लीजिए। प्लेटो का मानना है कि राज्य का प्राण न्याय है। समझिए, प्लेटो का मानना है कि राज्य का प्राण न्याय है और न्याय की स्थापना के लिए कर्तव्य का ज्ञान जरूरी है। समझिएगा, प्रश्न शिक्षा पे ही आएगा, ये शुरुआत हो रही है, जो शिक्षा से ही संभव है, ये आ गया शिक्षा पे, क्योंकि शिक्षा संबंधी विचार लिखने हैं। शिक्षा के द्वारा बौद्धिक और शारीरिक विकास कर सामाजिक चेतना के स्तर को सही दिशा दी जा सकती है। प्लेटो शिक्षा को जीवन भर चलने की प्रक्रिया की संज्ञा देते हैं। ऐसा नहीं है कि शिक्षा आपने ले ली, स्कूल चले गए, बैग टांग के, फिर कॉलेज हो गया तो शिक्षा समाप्त हो गई, नौकरी लग गई। ना ना, शिक्षा जीवन भर चलेगी। तो ये प्लेटो का मानना है। उनके अनुसार वैसे भी अगर नॉर्मल देखा जाए तो शिक्षा तो पूरे जीवन पर्यंत है ना, जहां से ज्ञान मिले ले लो। उनके अनुसार मन अथवा आत्मा के संपूर्ण विकास और न्याय स्थापित करने के लिए शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। जिस प्रकार न्याय तो न्याय और शिक्षा दोनों को ही महत्वपूर्ण हमने यहां पर बता दिया। अब चलिए आगे चलते हैं। अतः ये निष्कर्ष है, हम कह सकते हैं कि प्लेटो के न्याय और शिक्षा संबंधी विचार व्यक्ति में उच्च चरित्र, साहस, न्याय, आत्म संयम बनाने के लिए यथार्थ और युक्ति संगत हैं। ठीक है, ये हमने निष्कर्ष लिख दिया। क्योंकि उसने वहां पर सिर्फ अकेले उसके न्याय और सिद्धांतों को लिखने के लिए कहा था, तो हमने लास्ट में एक निष्कर्ष लिख दिया। लेकिन मित्रों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो प्रश्न है, इसमें आदर्श शब्द सीमा का उल्लंघन किया जा चुका है। प्रश्न का उत्तर तो बहुत अच्छे से लिखा है, पर इस सीमा का उल्लंघन है। ये जानबूझकर मैंने इस तरीके का उत्तर लिखा था ताकि आप लोग इन गलतियों को समझ सकें। अब इसमें यदि हमें कमी करनी है तो हम कहाँ कर सकते हैं? कमी हमारी होगी प्लेटो के न्याय संबंधी विचार जो है, इसको हमको छोटा करना पड़ेगा, और प्लेटो का शिक्षा संबंधी जो विचार है, इसको छोटा करना पड़ेगा। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि दूसरा जो पेज है, जब हम लाइनों को नहीं छोड़ते तो जो दूसरा पेज है, दूसरे पेज के आधे तक में आंसर समाप्त हो जाए। यदि डायग्राम बनाते हैं तब दोनों पेजों का पूरा उपयोग होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो अब अपन आगे वाले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, महावीर स्वामी की शिक्षाएं लिखिए। तो मुख्य वाक्य क्या हो गया इसमें? महावीर स्वामी की शिक्षाएं, और लिखना है सिर्फ उनकी शिक्षाएं। तो ये इनका मुख्य शब्द हो गया। ना कोई आलोचना है, ना ही कोई समालोचना है, टिप्पणी जैसी उन्होंने कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा लिखिए। तो लिखिए का मतलब व्याख्या करना भी होता है, प्रकट कर देना भी होता है। ठीक है, समझाइए नहीं, समझाने में हमें अपने भी विचार लिखने हैं। हालांकि इसमें हम निष्कर्ष के रूप में अपने विचार लिखेंगे, पर यही प्रश्न 5 नंबर में आ जाएगा तो फिर वहां पर अपना निष्कर्ष मत लिखिएगा, वहां सिर्फ आप वही लिखिएगा जो वो पूछ रहा है। ठीक है, तो महावीर स्वामी की शिक्षाएं। अब देखिए, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी के द्वारा मानव कल्याण और निर्वाण के लिए शिक्षाएं दी गई, जो इस प्रकार हैं। अब देखिए, हमने इंट्रो कितना प्यारा लिखा है, हमने सब कुछ बताने का प्रयास किया है इन 3 लाइनों में। जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थंकर, तो यहां से एक चीज क्लियर हुई, महावीर स्वामी नाम भी है, के द्वारा मानव कल्याण और निर्वाण के लिए, निर्वाण तो आप जानते हैं मोक्ष को ही निर्वाण कहा गया है, के लिए शिक्षाएं दी गई, जो इस प्रकार है। आपको इन्हीं 3 लाइनों में आप और बेहतर इससे लिख सकते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। तो हमको इसको बहुत बेहतर लिखना, मतलब कम लाइनों में ज्यादा से ज्यादा उसको बताने की कोशिश करनी। एग्जामिनर को ज्यादा से ज्यादा, एग्जामिनर को तो सब मालूम है भाई, वो तो बहुत पहले से है ना, वो अभी से थोड़ी ना कॉपी चेक कर रहा, उसका तो जीवन व्यतीत हो गया इसी कॉपी को चेक करते करते, तो वो जानता है। पर आपसे कुछ एक्स्ट्रा लेना चाहता है, वो आपसे जब कुछ एक्स्ट्रा लेगा तभी आपको कुछ एक्स्ट्रा नंबर देगा। दुनिया लेने देने के सिद्धांत पे चलती है ना, तो आपकी कॉपी का जो उत्तर है वो भी लेने देने के ही सिद्धांत पे चलेगा। जब आप कुछ एक्स्ट्रा दोगे जो उसके लायक है, जो उसको चाहिए, तभी वो आपको फिर बढ़िया नंबर देगा। तो हमें इस प्रकार से लिखना। इंट्रो हो गया, अब बॉडी पे आते हैं। सबसे पहले निवृत्ति मार्ग, जो उनकी शिक्षाएं हैं। देखिए, निवृत्ति मार्ग, जैन धर्म निवृत्ति मार्गी है, जिसके अनुसार सारा संसार दुख मूलक है, जिसका कारण तृष्णा है, तृष्णा यानी इच्छा है, अतः संसार के बंधनों में न रहकर भिक्षु बनकर जीवन जीना चाहिए। ये निवृत्ति मार्ग है। तो हमने निवृत्ति मार्ग को 4 लाइनों में बहुत अच्छे से बताया। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर उन्होंने कर्मवाद बताया। जैन धर्म के अनुसार सारे सुख दुख, जन्म मरण, फल प्राप्ति कर्म के अनुसार होती है, कर्म ही पुनर्जन्म का कारण है। ठीक, फिर हम निर्वाण पे आए।
जैन धर्म का मुख्य लक्ष्य निर्वाण है, जिसका अर्थ है मनुष्य पूर्व कर्म का फल भोग ले और नए कर्म फल संग्रहित ना हो तो निर्वाण प्राप्त हो जाता है। अब देखिए यहां पर निर्वाण को यदि नॉर्मल व्यक्ति लिखे या जिसने पहले कभी उत्तर ना लिखा हो तो वो उस निर्वाण को बहुत बड़ा लिख देगा, है ना। लेकिन हमें बड़ा नहीं लिखना, हमें इसको छोटा लिखना है और छोटे में ही हम वो पूरी बात कह दें जो हम कहना चाह रहे हैं। देखिए जैन धर्म का प्रमुख लक्ष्य निर्वाण है, जिसका अर्थ है मनुष्य पूर्व कर्म का फल भोग ले और नए कर्म फल संग्रहित ना हो। पूर्व कर्म जाएं और नए ना हो, तो हमने एक ही लाइन में और लगाकर इसको लिखा। मान लो ऐसे लिखते, मनुष्य पूर्व कर्म का फल भोग ले, इसके अलावा जो वह नए कर्म करता है या जो नए कर्म कर रहा है वो संग्रहित ना हो। तो ये बड़ी लाइन हो जाएगी, तो हमें एक ही लाइन में ये लिखना है, तो निर्वाण प्राप्त हो जाता है, ना हो तो निर्वाण प्राप्त हो जाता है। तो लास्ट में लिख देते अतः निर्वाण प्राप्त हो जाता है, तो एक शब्द और एक्स्ट्रा आ गया। तो यही ध्यान देना है कि हमें कम शब्दों में ज्यादा कुछ प्रस्तुत कर देना है। तो यहां निर्वाण हो गया। अब देखिए निवृत्ति मार्ग, कर्मवाद, निर्वाण हो गया। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है दोस्तों, त्रिरत्न दिए उन्होंने। जैन धर्म के अनुसार कर्म बंधन से मुक्त और निर्वाण प्राप्त करने के लिए त्रिरत्न का पालन करना चाहिए। अब वो त्रिरत्न कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। अब एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, जब महावीर स्वामी की शिक्षाओं की बात आती है तो उन शिक्षाओं में हम निवृत्ति मार्ग को, कर्मवाद को, निर्वाण को, त्रिरत्न, तीनों चारों को शामिल करते हैं। अभी और भी हैं आगे, उनको भी अपन देखेंगे। और कौन कौन से हैं? पंच महाव्रत हैं, ठीक है, स्यादवाद है, ये है। लेकिन लोग क्या करते हैं दोस्तों, पंच महाव्रत और त्रिरत्न सिर्फ इन दो पर ही फोकस करते हैं और इन्हीं को आधार बनाकर सीधा लिखने लगते हैं। पर उनकी जो शिक्षाएं हैं उन सभी शिक्षाओं को हमको बताना है, तो निवृत्ति मार्ग, कर्मवाद, निर्वाण, इन सब को बताना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो कि त्रिरत्न आपने उठाए और सम्यक दर्शन के बारे में लिखना चालू, सम्यक ज्ञान के बारे में, सम्यक चरित्र के बारे में, और यहां से उठा लिए पंच महाव्रत, तो इन पंच महाव्रत के बारे में लिखने लगे तो बाकी सब तो चले जाएंगे ना। तो इसलिए जो प्रश्न में पूछ रहा है वही पूछिए। यदि उसने पूछा होता कि महावीर के त्रिरत्न बताइए, तब आप फिर सीधे सीधे त्रिरत्न लिखेंगे। उसने महावीर के त्रिरत्न नहीं, महावीर की पूरी शिक्षाओं के बारे में पूछा है। प्रश्न को समझिए। मैं हर बार यही बोलता हूं कि जब प्रश्न हो तो लास्ट का जो उसका शब्द है, जो मुख्य उसका शब्द है, उसमें आप उससे पूछिए कि ये पूछ क्या रहा है, और पूरे वाक्य को भी पढ़िए। यदि आपने पूरे वाक्य को नहीं पढ़ा या पढ़ने के बाद इग्नोर कर दिया और सीधा लिखने लगे त्रिरत्नों पंच महाव्रत आ जाओ पूरे, तुरंत लिख दिया, तो बस लिखने को तो आप पूरा लिख दोगे, उस उतने में ही पूरे भर जाएगा, और उसको सही उत्तर नहीं मिल पाएगा ना। उसको जो चाहिए वो मिलेगा ही नहीं। एग्जामिनर को जो आपसे चाहिए, जो अपेक्षा है, उसकी आप उपेक्षा कर देंगे, और जब अपेक्षा की उपेक्षा होगी तो फिर कहां से आप अपेक्षा कर सकते हैं कि आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे, है ना। चलिए, तो त्रिरत्न तक आ गए थे अपन। अब देखिए, जैन धर्म के अनुसार कर्म बंधन से मुक्त होने और निर्वाण प्राप्त करने के लिए त्रिरत्न का पालन करना चाहिए। अब इन त्रिरत्न को बढ़िया ऐसा त्रिभुज बनाइए और त्रिभुज के अनुसार इसको बना दीजिए। सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। अब ऐसा नहीं हो कि सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान को भी आप नीचे लिखने लगे, नहीं नहीं। हाँ, अगर बहुत ही ज्यादा मन है लिखने का तो यहाँ कोष्टक में अगर एक से दो शब्द में कुछ लिख पाए तो लिख दें, लेकिन इतना करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी प्रश्न और भी है आगे, है ना। माफ करिए, उत्तर अभी आगे और है। अब है पंच महाव्रत। जैन धर्म के अनुसार सम्यक चरित्र के अंतर्गत पंच महाव्रत आते हैं। तो कौन कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये इस तरीके से आप डायग्राम बना सकते हैं। ये डायग्राम सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ठीक है, आपने डायग्राम बना दिया। विशेष, अब इसमें हमने विशेष भी जोड़ा है। देखिए, पंच महाव्रतों को थोड़ा शिथिल कर पंच व्रत बनाए गए जो गृहस्थों के लिए थे। क्लियर? तो यही जो पंच महाव्रत थे इनको शिथिल कर दिया था, यानी कि थोड़ा कम कर दिया। इनकी जो टाइटनेस थी वो थोड़ी ढीली कर दी, है ना, उनको कम कर दिया। तो वो पंच जो महाव्रत हुआ करते थे वो पंच व्रत या अणुव्रत कहलाने लगे, और गृहस्थ लोग करने लगे। गृहस्थ कौन होते थे? जिन्होंने विवाह कर लिया है, जिनके बच्चे हैं, जिनकी पत्नियां हैं, तो घर पर रहकर भी वो इनका पालन करते थे, पर थोड़े शिथिलता के साथ। ये थे पंच महाव्रत। अब आगे उन्होंने एक और दिया, स्यादवाद। उनकी शिक्षाएं चल रही हैं, है ना। वो कहते हैं एक ही दृष्टि को सही ना मानकर सभी दृष्टिकोण में कुछ कुछ सत्य मानना।
ये इनके अगर देखे जाएं तो ये स्यादवाद है। अब ऐसा नहीं हो कि आप स्यादवाद की भी 7 बातें लिख दें तो आपका आंसर पर आप कैसे कर पाएंगे। तो इसीलिए स्यादवाद खाली पर्याप्त इतना है कि एक ही दृष्टिकोण को सही ना मानकर सभी दृष्टिकोण को कुछ कुछ सत्य मानना, यही स्यादवाद है। इसी को सप्तभंगी नय भी कहते हैं, जिसमें 7 प्रकार की दृष्टि होती है किसी चीज को देखने की। कुछ अन्य शिक्षाएं, अब देखिए, स्त्री की स्वतंत्रता की बात की, है ना, जाति प्रथा का विरोध किया, 18 पापों से दूर रहने के लिए कहा, आत्मा पर विश्वास की बात कही। ठीक है, तो ये आप अन्य भी लिख देंगे। अब लास्ट में आ जाएगा हमारा बढ़िया सा निष्कर्ष। अब निष्कर्ष देखिए, अतः महावीर स्वामी की शिक्षाएं अपने समय से लेकर आज तक, सुनिएगा, अपने समय से लेकर आज तक अधिकतर क्षेत्र में प्रासंगिक हैं, अधिकतर क्षेत्र में। अब देखिए, हम जब भी कोई भी निष्कर्ष लिखते हैं, कोई भी कंक्लूजन निकालते हैं, खास तौर पर पीएससी या लोक सेवा वाली जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, उसमें कभी भी सटीक उत्तर नहीं होता। दर्शन के पेपरों में समझिएगा, सटीक, क्योंकि एथिक्स वाले पेपर में किसी भी चीज का एग्जैक्ट आंसर होता ही नहीं है, लगभग में आंसर होता है। इस बात को अच्छे से समझ लीजिएगा। इसीलिए मैंने कहा कि महावीर स्वामी की शिक्षाएं, या मैंने लिखा अपने समय से लेकर आज तक अधिकतर क्षेत्रों में, चाहता तो यहां लिख देते संपूर्ण क्षेत्रों में, है ना, तो गलत हो जाता, या वो सही मालूम नहीं पड़ता। गलत तो खैर वो नहीं करते, पर सही मालूम नहीं पड़ता। तो अधिकतर क्षेत्र में प्रासंगिक है। इनका उपयोग शासन प्रशासन में करके जनादर्श की स्थापना की जा सकती है, की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि मैं कह दूं कि इनका प्रयोग करके जनादर्श की स्थापना कर दी जाएगी, या अगर मिला दिया तो हो ही जाएगा जनादर्श। नहीं नहीं, की जा सकती है, क्योंकि सभी थोड़ी ना मानने वाले हैं। तो ये जो इसका निष्कर्ष है, ये मध्यम वाला निष्कर्ष है, और हमेशा बीच का ही रास्ता आप लोग भी अपनाइएगा, है ना। हर कहीं पे संभावनाएं होंगी, संदेह होगा, है ना। एक तरीके से संभावना के संग में संदेह हमेशा चलता रहता है। और जो हाँ सिद्धांत आ जाता है कि नहीं बिल्कुल है तो है, 2 और 2 4 है, कहीं भी चले जाओ, तो वो फिर एक अलग कहानी हो गई। वहां तो आपको मालूम है कि है तो है। लेकिन इस तरीके के प्रश्नों में हमेशा बीच का रास्ता ही आपको निकालना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी अभी आगे और आएगा, बता दीजिएगा दोस्तों, मजा आ रहा है कि नहीं। अब देखिए, प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत को विस्तार से समझाइए। भैया हमको विस्तार से समझाना है, किसको, प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत को। ठीक है, प्रतीत्य समुत्पाद जैसे ही आएगा तो तुरंत बुद्ध याद आ जाते हैं, आ जाते हैं ना। तो सबसे पहले ही इंट्रो में हमको, सबसे पहले तो अपन प्रश्न को देख लें थोड़ा, कि प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत, ये क्या हो गया, ये हो गया मुख्य वाक्य, और ये समझाइए क्या हो गया, मुख्य शब्द, या विस्तार से समझाइए, ये मुख्य शब्द हैं इनके, ना, ये शब्द हैं और ये पूरा वाक्य। प्रश्न जो पूरा घूमेगा वो ये जो लास्ट के शब्द हैं यही तय करेगा किसके अंतर्गत घूमेगा, और ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट सभी के पास होता है दोस्तों, जो लोग तैयारी करते हैं। जो तैयारी नहीं कर रहे हैं उनके लिए तो क्लास है ही नहीं, वो लोग देखेंगे ही नहीं, परेशान हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे। जो तैयारी करते हैं उनके लिए तो इस शब्द के अनुसार हमें पूरी प्रकृति बदल देनी पड़ती है। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं कैसा है। तो प्रतीत्य समुत्पाद, इंट्रो में हमें पहले सब कुछ वहां पर बता देना है, 2 से 3 लाइनों में। यहां पर इन लाइनों को जानबूझ के बढ़ा कर दिया गया है, आपको इनको छोटा करना है। ठीक है, ये जानबूझ के बड़ी हो गई हैं। चलिए देखते हैं। बौद्ध दर्शन में सबसे पहले ही बौद्ध दर्शन, तो भैया सामने वाले को मालूम पड़ गया कि भैया ये जानकार है, इसको मालूम है कि पृथ्वी समुत्पाद बौद्ध दर्शन है, तो बुद्ध जी के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले ही बौद्ध दर्शन में। इसी प्रकार जब आप पहले वाले उत्तर को देखेंगे तो वहां पर अपन ने महावीर जैन सीधा लिख दिया था शुरुआत में, है ना। तो प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत का कारण कार्य का सिद्धांत है, जिसका अर्थ है कोई भी घटना भौतिक या अभौतिक किसी कारण से होती है, अतः दुख का भी कोई कारण होगा। इस कारण को खोजने के लिए 12 कड़ियों की चर्चा करते हैं, जिसे द्वादश निदान कहा गया है। अब यहां पर यदि लाइन को कम करना है तो क्या कर सकते हैं, अतः दुख का भी कोई कारण होगा। इस कारण को खोजने के लिए द्वादश निदान की चर्चा हुई है या चर्चा की गई है। तो यहां से कुछ शब्द कम हो जाएंगे कि नहीं, तो ये जो
ऊपर का इंट्रो है वो कितनी लाइन में हो गया, 3 लाइन में हो गया। अब 2 लाइन में इसको कैसे करेंगे, लास्ट की ये जो 2 लाइनें जहां द्वादश निदान और 12 कड़ियां दी हुई हैं, तो द्वादश निदान इसको कोष्टक में भी कर देंगे तो भी कम हो जाएगा, हो जाएगा। अब हमें ऊपर की जो घटनाएं हैं, ऊपर की जो लाइनें हैं, इनको भी कम करना है। तो बौद्ध दर्शन में प्रत्युत समुत्पात का सिद्धांत कारण कार्य सिद्धांत है, जिसका अर्थ है कोई भी घटना भौतिक अभौतिक किसी कारण से होती है। बस यहां तक लिखने के बाद लास्ट वाली लाइन को आप लगा दें तो आपका ये 3 या 3.5 लाइनों में पूरा हो जाएगा, इतना पर्याप्त होता है। ठीक है, यहां पर इन्होंने थोड़ा जो बड़ा है वो लिख दिया, लेकिन दोस्तों यहां पर इसको बड़ा जरूर लिख दिया है, लेकिन ये है उसी प्रश्न के उत्तर के अंतर्गत ही, तो ये बेकार बिल्कुल नहीं लग रहा, क्योंकि बाद में इसका जो पूरा आंसर है उसको कम करके लिखा गया है, तो भी कोई समस्या नहीं है। पर मैं आपको एक जानकारी के लिए बता रहा हूं, यदि आपको कम करना है तो आप इस तरीके से कम कर सकते हैं। ठीक है, देखिए उत्तर लिखते समय इतना समय नहीं होता जितना मैं आपको भी यहां पर समझा रहा हूं। ये तो आपका दिमाग इतना तेज होना चाहिए कि आप तुरंत उसको कन्वर्ट कर पाए, बिना अभ्यास के नहीं होगा। याद रखिएगा, आप लगभग में आपको ये आप मान के चलिए कि 1000 से आप कम से कम 1500, मतलब 1500 आप प्रश्नों को लगा सकें, 2 नंबर में, 3 नंबर में, 5 नंबर में, 11 नंबर में, इतने प्रश्नों को आप बार बार लगा सकें, बार बार उत्तर लिख सकें इनके। इतने यदि आप लोगों ने करे होंगे तभी मेंस अच्छे से क्लियर होता है ना। तो इसमें हालांकि घबराने वाली बात नहीं है, धीरे धीरे करेंगे तो हो ही जाएगा। चलिए, जरा मरण, अब ये जो द्वादश निदान है उन्हीं की चर्चा होगी, जरा मरण। अब इसको देखिए कैसे लिखा है 2 लाइनों में, जरा मरण संसार के दुख रोग मृत्यु भय निराशा। ठीक, जाति, जरा मरण का कारण जाति है, चूंकि ये जो द्वादश निदान है ये एक दूसरे के कारण पर ही निर्भर है, प्रत्येक ऊपर वाला नीचे वाले का कारण होगा। ठीक है, तो जाति, जरा मरण का कारण क्या है, जाति। ये जो जरा मरण है इसका कारण है जाति, यदि जाति नहीं होगी तो जरा मरण भी नहीं होगा। विशेष क्या है, जन्म लेना, जाति का मतलब ही है जन्म लेना। भाव क्या है, जाति कारण भाव है, या जाति का कारण भाव है। ये जो जाति है इसका कारण क्या है, भाव है। विशेष, भाव का मतलब क्या है, जन्म ग्रहण की इच्छा, भाव है आपके मन में इच्छा है। फिर है उपादान, भाव का कारण उपादान है, ये इसका कारण क्या है, उपादान है। अब उपादान को क्या कहते हैं विशेष में, वस्तुओं के प्रति राग एवं मोह। जब आप ये विशेष करके लिखेंगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि यार इसको उपादान का भी मतलब मालूम है, भाव का भी मतलब मालूम है, जाति का भी मालूम है, और ये सब एक दूसरे के कारण पर है, मजा आने लगेगा उसको, है ना। चलिए आगे चलते हैं। तृष्णा, उपादान का कारण तृष्णा है। अब विशेष क्या है, तृष्णा में काम तृष्णा आती है, भाव तृष्णा आती है और विभव तृष्णा आती है। तृष्णा भी अगर देखा जाए तो इसमें विशेष क्या है, तृष्णा किसको कहते हैं, एक तो काम तृष्णा यानी इच्छा हो रही है किसी चीज की, भाव तृष्णा है जीने की इच्छा हो रही है, विभव तृष्णा है धन वैभव की इच्छा हो रही है। अब है वेदना, तो तृष्णा का कारण है वेदना, तो तृष्णा का कारण क्या है, वेदना। इसका विशेष क्या है, पूर्व इंद्रियानुभूति, यानी कि हमने पूर्व में जो इंद्रिय से अनुभूति की है, अपनी इंद्रियां जो हमारी 5 तो मेन है और छठी भी हमारा मन है, तो इनसे जो हमने पहले एक अनुभूति कर रखी है, तो वो अनुभूति हमको बताती है कि हाँ यार दूसरी चीज अगर जब मिलेगी तो उसमें भी अनुभूति होगी, मजा आएगा। या दूसरी चीज में हमें दुख मिला था तो इसमें होगा, तो इसमें भी दुख होगा, तो यार दुख हो जाएगा। तो ये वेदना है। वेदना का मतलब है कि हम पहले इसको कर चुके हैं, तो यदि अच्छा होगा तो हमको चाहिए, यदि बुरा होगा तो नहीं चाहिए, तो ये वेदना है। फिर उसके बाद में आ जाता है स्पर्श, वेदना का कारण स्पर्श है। विशेष, इंद्रियों का विषयों से संयोग, जब आप किसी चीज की खुशबू लेते हैं, स्वाद लेते हैं, तो जो बीच में संयोग हो जाता है, जैसे ही अंदर गया स्वाद लिया, वो संयोग यानी किससे होगा, स्पर्श से। जब तक वो टकराएंगे नहीं तो होगा नहीं, तो वो होता है स्पर्श से। फिर है षडायतन, स्पर्श का कारण षडायतन है, स्पर्श का कारण षडायतन है। विशेष क्या है, 5 ज्ञानेंद्रिय और मन का संकलन, चूंकि मन ही तो बताता है, मन ही तो बताएगा कि यार मीठा है, इन्होंने स्वाद लिया, अब ये तुरंत उन्होंने मैसेज भेज दिया मन की तरफ, यार ये मीठा है मतलब बढ़िया है। तो ये है षडायतन। षडायतन का मतलब है 6 प्रकार की जो हमारी इंद्रियां हैं। चलिए आगे चलते हैं। नाम रूप, षडायतन का कारण है नाम रूप। क्या है, नाम रूप। विशेष, मन व शरीर का समूह, ये जो नाम रूप है ये मन व शरीर का समूह है। फिर आता है विज्ञान। अब विज्ञान क्या है, नाम रूप का कारण विज्ञान है, नाम रूप का कारण क्या है, विज्ञान। विशेष, शरीर और मन का विकास। ठीक है, अब आता है विज्ञान का कारण है संस्कार। विज्ञान का कारण क्या है, संस्कार। संस्कार यानी वही कर्म। विशेष, भ्रूण अवस्था में मानव में चेतना उत्पन्न होना,
इसी को हम संस्कार कहते हैं। और फिर आ जाता है अविद्या। संस्कार का क्या कारण है? अविद्या, यानी ज्ञान का अभाव। संस्कार का कारण अविद्या है, ज्ञान का अभाव। पर ये अविद्या पर आकर रुक जाता है। क्यों? क्योंकि जो अविद्या है वो अनादि तो है पर अनंत नहीं, इसका अंत किया जा सकता है। और यहीं से यदि अविद्या चली गई और विद्या आ गई यानी ज्ञान आ गया, तो जो व्यक्ति जड़ था वो जड़ से चेतन हो जाएगा, बुद्ध को प्राप्त हो जाएगा, बुद्धत्व की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये अविद्या है। अब समझिए यहां से, अविद्या ही समस्त दुख का मूल कारण है। अब यह कारण कार्य अविद्या पर आकर रुक जाता है। प्रश्न उठता है कि इसका कारण क्या है? अतः अविद्या को अनादि कहा गया है, किंतु यह अनंत नहीं, इसका नाश संभव है। इसीलिए अविद्या पर आकर रुक जाता है। रुकता नहीं है हर व्यक्ति के साथ में। बुद्ध का था तो रुक गया भैया विद्या पे आके, हर किसी का थोड़ी ना रुकता है, हर कोई को बुद्ध थोड़ी ना प्राप्त हो जाएगा, चलता रहता है। अविद्या है उसके अंदर, उसके अंदर ज्ञान का भाव है, इच्छा फिर उसकी जागेगी, वो फिर पृथ्वी पर आ जाएगा। क्लियर? अब यहां से आप लोगों ने देखा, यहां मुझे मुख्य आपको दोनों चीजें समझानी थी। प्रश्न का उत्तर भी समझाना था, उत्तर को कैसे लिखना है ये भी समझाना था। इसीलिए मैं प्रश्न के उत्तर पे थोड़ा फोकस करने लगा। अब जो लिखना है उस पर फोकस करना और थोड़ा देख लेते हैं। तो हमें कैसे लिखना है? नाम रूप लिखा, तो नाम रूप षडायतन का कारण है। और विशेष यानी नाम रूप के बारे में भी तो लिखना है, मन व शरीर का समूह। इसी प्रकार विशेष शरीर और मन का विकास है विज्ञान। भ्रूण अवस्था में मानव चेतना उत्पन्न है संस्कार। ज्ञान का अभाव है अविद्या। अब यहां पर अपन ने लिख दिया विद्या पर आकर रुक जाता है, तो यहां से तो फिर एग्जामिनर को मजा ही आ गया कि अरे बिल्कुल सही। अब थोड़ा और अपन नीचे आते हैं, निष्कर्ष भी तो देखेंगे। अतः बुद्ध के दर्शन में द्वादश निदान से स्पष्ट हो जाता है कि प्रतीत समुत्पाद कारण कार्य के सिद्धांत की व्याख्या स्पष्ट करता है। कारण कार्य के सिद्धांत की व्याख्या स्पष्ट करता है। आज के जो 3 प्रश्न थे दोस्तों वो यहां पर समाप्त होते हैं। हमने इन प्रश्नों को देखा कि जो पहला वाला प्रश्न था वहां पर हमने शब्द सीमा को थोड़ा बढ़ा दिया था, पर वो उत्तर बहुत प्यारा है, बहुत अच्छे से उसका उत्तर लिखा गया है। बस 2 चीजें जो न्याय सिद्धांत की थी और ऊपर की थी, यदि मैं ऊपर आ जाऊं तो उनको यदि कम कर दिया जाए, ये देखिए यहां पर, ये प्लेटो का न्याय संबंधी विचार, ये और ये, इनमें यदि 3 लाइनें कम कर दी जाए तो ये बहुत शानदार उत्तर हो जाता है। एक ये अकेले इसमें एक समस्या थी, बाकी में सभी में अपन लोगों ने शब्दों की सीमा को एकदम सही तरीके से कर रखा है। और कुछ ना कुछ इसमें गलतियां जरूर होंगी, वो गलतियां आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, है ना। क्योंकि मेरा ये मानना है कि एक अच्छा विद्यार्थी अच्छा जांचकर्ता भी होना चाहिए। यदि वो जांच करना जानता है तो फिर ऐसा होगा कि वो जब जांचेगा तो उस गलती को स्वयं भी तो सुधार कर लेगा, यदि उसने स्वयं भी की है। क्या है, हम किसी की गलतियां निकालने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, बस गलतियां निकालने को मिल जाए। कभी देखिएगा जब हम लोग तैयारी वगैरह किया करते थे तो ये जैसे कॉपियां थी तो एक दूसरे को दे देते थे। हमारे जो सर थे वो कहते थे भैया कि विवेक की विनोद ले लो, विनोद की सागर तुम ले लो। अब एक दूसरे के में गलतियां निकालने में पूरी जान निकाल देते थे कि क्या गलती है, क्या गलती है, क्या गलती है। तो ये एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से आपको ऊपर ही बढ़ाने के लिए होती है। तो आप लोग देखिएगा कहाँ चिन्हों का सही प्रयोग नहीं है, कहाँ कैसा क्या गलत है, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, तो आज की जो अपनी क्लास है इसको अपन समाप्त करते हैं। ये बिल्कुल सरल से प्रश्न थे, पर इनका जो उत्तर है वो अपन ने बहुत बेहतरीन तरीके से लिखा है। अब इन्हीं प्रश्नों को अपन धीरे धीरे सरल से जटिल की ओर लेकर जाएंगे, ठीक है। तो जिन लोगों ने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है कर लें, इसका PDF आपको वहीं मिलेगा। नमस्कार, मिलते हैं अगली